ऑपरेशन डाउनफॉल नामक एक बड़ी जंग की तैयारी में जुट गए थे। इस जंग में वे लोग अपने सारे सोल्जर्स के लिए एक्सोसूट तैयार करवाते हैं। यूडीएफ का मानना था कि कोई नौसिखिया भी इस सूट को पहनकर एक सुपर सोल्जर बन सकता है। यही बात वे जोर शोर से मीडिया में बता रहे थे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग मिलिट्री में शामिल हो सके। मिलिट्री की आवाज मीडिया तक पहुंचाने का काम करता था मेजर विलियम केज। विलियम केज एलियन वॉर से पहले एक एडवर्टाइजिंग फर्म चलाता था जो एलियन वॉर के बाद बंद हो गई थी। इसके बाद केज को यूडीएफ में काम मिला। उसका काम था मीडिया में यूडीएफ की चापलूसी करके युवाओं को सेना में भर्ती होने के लिए प्रेरित करना, और केज इस काम को बखूबी से निभा भी रहा था। उसने देश के कई युवाओं को सेना में भर्ती होने के लिए प्रेरित किया था, जिसके इनाम स्वरूप उसे यूडीएफ में मेजर का ओहदा मिला था। एलियंस के खिलाफ होने वाली आज तक की सबसे बड़ी जंग ऑपरेशन डाउनफॉल यूडीएफ के मिलिट्री जनरल ब्रिंघम की निगरानी में होने वाली थी। जनरल जानता था कि चाहे इस जंग का अंजाम जो भी हो, पर इसमें कई सारे सैनिकों की कुर्बानी तय है, जिसका कसूरवार देशवासी जनरल को ही ठहराएंगे। इस दोष से बचने के लिए जनरल जंग से एक दिन पहले मेजर विलियम केज को बुलवाता है। केज हेलीकॉप्टर से यूडीएफ के हेडक्वार्टर पर पहुंचता है। केज एक ऑफिसर की यूनिफॉर्म में बड़े ही गर्व से वहां आया था। उसे इस बात की खुशी हो रही थी कि यूडीएफ के बड़े अधिकारी ने भी सलाह लेने के लिए उसे बुलाया था। केज बड़े ही उत्साह के साथ जनरल से मिलता है, लेकिन जब उसे वहां बुलाए जाने का असली कारण पता चलता है तो केज की सारी हेकड़ी ही बाहर आ जाती है। दरअसल जनरल ने उसे यहाँ किसी सलाह मशवरे के लिए नहीं, बल्कि जंग में सैनिकों के साथ रहकर उस जंग की वीडियो कवरेज लेने के लिए बुलवाया था, ताकि जंग के बाद वो देशवासियों को ये दिखा सके कि उनके सैनिक कितनी बहादुरी से जंग में लड़े और शहीद हो गए। इससे होगा ये कि देशवासी अपने बहादुर सैनिकों पर गर्व करेंगे और किसी पर उनकी मौत का इल्जाम भी नहीं लगा पाएंगे। जनरल की ये राजनीति देखकर तो केज के चेहरे से हवाइयां ही उड़ जाती हैं। वो जनरल से कहता है कि वो तो सिर्फ एक मिलिट्री का रिपोर्टर है, जंग में जाकर अपनी जान जोखिम में डालना उसके बस की बात नहीं है। अगर वो असली जंग में गया तो वहाँ खून देखकर ही उसे चक्कर आ जाएंगे। इसीलिए केज ये काम करने से जनरल को सख्त मना कर देता है। ये सुनकर जनरल कहता है कि वो केज से पूछ नहीं रहा है, बल्कि उसे ऑर्डर दे रहा है। उसने केज के कमांडिंग ऑफिसर से भी बात कर ली थी और अब केज को हर हाल में ये काम करना ही होगा। जनरल उसी वक्त अपने सैनिकों से केज को भी जंग में यूरोप भेजने के आदेश देता है। जब केज को बचने का कोई और रास्ता नहीं दिखता तो वो जनरल को धमकी देता है कि अगर उसे जंग में भेजा गया तो वो मीडिया का ही इस्तेमाल करके सैनिकों के मरने का सारा दोष जनरल पर ही थोप देगा। ये सुनकर जनरल गुस्से में आ जाता है और अपने ऑफिसर्स को केज की गिरफ्तारी के ऑर्डर दे देता है। ये सुनते ही केज वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर तभी एक सैनिक उसे बिजली का झटका देकर बेहोश कर देता है। कुछ देर बाद जब केज की आंखें खुलती हैं तो वो देखता है कि उसे हथकड़ियों से बांधकर यूडीएफ की मिलिट्री बेस पर लाकर पटक दिया गया है, जहां उसका स्वागत लात और घुस्सों के साथ किया जा रहा था। ये देख केज भड़क उठता है और अपने साथ हो रहे इस दुर्व्यवहार का विरोध करने लगता है। तभी वहां सार्जेंट आ जाता है और केज को जनरल का आदेश दिखाता है, जिसके मुताबिक केज एक भगोड़ा सैनिक घोषित कर दिया गया था। इस पर केज सार्जेंट को समझाने की कोशिश करता है कि वो कोई भगोड़ा नहीं है, बल्कि अमेरिकन मिलिट्री का एक मेजर है। लेकिन सार्जेंट केज की एक नहीं सुनता और उसे जबरदस्ती सैनिक कैंप में ले जाने लगता है। उधर कैंप में जे स्क्वाड नाम की एक सैनिक टुकड़ी काम धंधा छोड़कर 3 पत्ती खेलने में व्यस्त थी। तभी सार्जेंट को आता देख वे ताश की पत्तियां छुपा देते हैं। इतने में सार्जेंट केज को लेकर वहां पहुंच जाता है और जे स्क्वाड के केज का परिचय एक भगौड़ा सैनिक कहकर करवाता है। वे सैनिक केज को मेजर की यूनिफॉर्म में हथकड़ियों से बंधे देख उसकी टांग खींचने लगते हैं। इसी बीच सार्जेंट को जे स्क्वाड के ताश खेलने की भनक लग जाती है, जिसकी सजा के तौर पर सार्जेंट उन सभी के मुंह में ताश की पत्तियां ठुसवा देता है। सार्जेंट की ये शक्ति देखकर केज डर से थरथरा उठता है और घर जाने के लिए सार्जेंट के आगे गिड़गिड़ाने लगता है, लेकिन सार्जेंट उसकी एक नहीं सुनता और उसे जंग के लिए तैयार करने का सारा जिम्मा जे स्क्वाड सैनिकों के हाथों सौंपकर वहां से चला जाता है। फिर वो सुबह आती है जब सारे सैनिक जंग में जाने के लिए अपने अपने एक्सो सूट पहन रहे होते हैं। केज ने टीवी पर तो उस सूट की खूबियों की बड़ी तारीफ की थी, पर वास्तव में केज को ना तो वो सूट पहनना आता था और ना ही उसमें लगे हथियारों का इस्तेमाल करना, पर फिर भी उसे मौत के कुएं में धकेल दिया जाता है। वहीं मिलिट्री बेस के दूसरे सैनिक कैंप पर सार्जेंट रीटा भी अपना सूट पहनकर और अपनी तलवार लेकर उन एलियंस का कत्लेआम करने जंग पर निकल रही थी। उसके बाद वे लोग मैदान जंग पर जाने के लिए उड़ान भरते हैं। वहाँ सार्जेंट अपने भाषण से सभी का हौसला बढ़ा रहा होता है, पर केज का डर के मारे बुरा हाल था, जिसे देखकर सारे सैनिक केज की खिल्ली उड़ाने लगते हैं। पर वे लोग जैसे ही लैंड करने वाले होते हैं तभी अचानक प्लेन में एक धमाका हो जाता है, जिससे कुछ सैनिक तो वहीं ढेर हो जाते हैं। ये धमाका एलियंस ने ही किया था, क्योंकि उन्हें किसी तरह पहले ही सैनिकों के आने का पता चल गया था। प्लेन में बचे हुए बाकी सैनिक एक एक करके जंग के मैदान में कूद जाते हैं, पर केज अब भी वहाँ लटका हुआ था। तभी उस प्लेन के परखच्चे उड़ते देख केज भी रस्सियों के सहारे कूद जाता है और मुंह के बल जमीन पर गिरता है। केज अपनी जान बचाने के लिए सूट के हथियार को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है, पर वो हर बार नाकाम हो जाता है। फिर भी वो किस्मत के भरोसे बार बार खतरों से बचता जा रहा था। तभी उसे रीटा उन एलियंस की ईंट से ईंट बजाती हुई दिखाई देती है, लेकिन अगले ही पल वो एलियंस रीटा को भी मौत का स्वाद चखा देते हैं। ये देखकर केज वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन सार्जेंट उसे दोबारा जंग के मैदान में घसीट लाता है। वहीं पर केज के सारे साथी एक एक कर एलियंस का शिकार हो रहे थे, जबकि केज हर बार की तरह इस बार भी मौत से बच जाता है। अब एक वक्त ऐसा आता है जब केज की किस्मत भी उसका साथ छोड़ देती है और दुर्भाग्यवश उसका सामना एक खतरनाक एलियन से हो जाता है।
ये एलियन बाकी एलियन से काफी अलग और ज्यादा खतरनाक दिख रहा था, जिसे देख केज की जान हलक में आ जाती है। वो एलियन केज को मारने के लिए तेजी से उसके ऊपर झपटता है, पर तभी केज एक लैंडमाइन अपने ऊपर रख देता है, जिससे एलियन के उस पर गिरते ही वो ब्लास्ट हो जाता है। उस धमाके में एलियन और केज दोनों के ही चिथड़े उड़ जाते हैं। उस एलियन का तेजाब रूपी खून केज के पूरे शरीर पर फैल जाता है, जिससे केज मौत की नींद सो जाता है। लेकिन अगले ही पल केज एकाएक नींद से जाग जाता है और वो खुद को वापस यूडीएफ की मिलिट्री बेस पर पाता है। तो क्या ये सब केज का कोई बुरा सपना था? केज भी इस बारे में विचार कर ही रहा होता है कि तभी उसके साथ वही घटनाएं दोबारा घटित होने लगी थी, जैसे कि वो अपने कल को दोबारा जी रहा हो। ठीक पहले की तरह वो सोल्जर केज को लात मारकर उठाता है। उसके बाद सार्जेंट वहां आता है और केज को एक भगौड़ा सैनिक बताकर उसे जे स्क्वाड के सैनिकों के हवाले कर देता है। सार्जेंट ठीक उसी तरह अपने सैनिकों के छुपे हुए ताश ढूंढकर उनके मुंह में ठुसवा देता है। ये सब देखकर केज की आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह जाती हैं। अगले दिन ठीक पहले की तरह ही सारे सैनिक जंग पर जाते हैं, जहां एलियंस उन पर हवा में ही हमला कर देते हैं। पिछली बार की तरह इस बार भी केज मुंह के बल जमीन पर गिरता है और जंग के मैदान में भी उसके साथ पहले की ही तरह सारी घटनाएं होती हैं। हालांकि इस बार केज रीटा को मरने से बचा लेता है, लेकिन उसे बचाने के चक्कर में वो खुद घायल हो जाता है। तभी अचानक एक एलियन केज को मौत के घाट उतार देता है। लेकिन अगले ही पल केज वापस जिंदा हो जाता है और मिलिट्री बेस पर पहुंच जाता है, जहां उसके साथ फिर से वैसी ही घटनाएं रिपीट होने लगती हैं, जिससे उसका दिमाग ही चकरा जाता है। पर अब केज आगे होने वाली सारी घटनाओं से वाकिफ था, इसीलिए इस बार केज सार्जेंट को समझाने की कोशिश करता है कि वो ये जंग रोक दें, नहीं तो कल वे सब के सब मारे जाएंगे। उसने भविष्य देखा है। ये साबित करने के लिए केज बिना परिचय के ही जे स्क्वाड के सारे सैनिकों के नाम और उनके साथ आगे होने वाली घटनाएं उन्हें बताता है। ये बताकर वो उन सैनिकों को चौंका जरूर देता है, लेकिन वे लोग केज पर यकीन करने के बजाय उसके मुंह पर टेप लगाकर उसे वापस जंग के मैदान में फेंक देते हैं। अब केज को पहले से ही सारी संभावनाओं का पता था। इसका उपयोग करके वो हर बार अपने साथियों को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी वो किसी न किसी प्रकार से मारा जाता है और मरने के बाद वापस एक दिन पीछे पहुंच जाता है। हालांकि केज जितनी बार भी मरता है, उतनी बार वो मैदान जंग में अच्छी तरह से ट्रेन हो जाता है। अब केज को रीटा से जाकर मिलना था और उसे इस टाइम लूप के बारे में बताना था, ताकि उसकी मदद से वो बाकी सभी लोगों को बचाने में कामयाब हो जाएं। लेकिन रीटा तक पहुंचते पहुंचते ही वो 1-2 बार मारा जाता है। जैसे ही वो रीटा तक पहुंचता है, वो उसे लेकर शिप के अंदर कूद जाता है। उसी वक्त कुछ एलियंस उन पर हमला करने वहां आ धमकते हैं, लेकिन केज को सब पहले से ही पता था कि कौन सा एलियन कब और कहां से आएगा। वो उन सभी को मौत के घाट उतारता है। रीटा चेहरे पर आश्चर्य के भाव लिए ये सब देख रही थी। केज जल्दी से रीटा को यहाँ से निकलने के लिए कहता है, क्योंकि ये शिप कुछ ही देर में फटने वाली थी। लेकिन रीटा ऐसा करने से मना करती है और केज को वापस जिंदा होते ही उससे मिलने आने के लिए कहती है। अब आश्चर्यचकित होने की बारी केज की थी, क्योंकि उसने रीटा को अपने मरने और वापस जिंदा होने के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। तभी शिप एक धमाके के साथ फट पड़ती है और दोनों उसमें मारे जाते हैं। इस बार जब केज वापस जिंदा होता है, तब वो बगैर वक्त गवाए जो भी सार्जेंट उसे कहता है वो मानता चला जाता है। उसके इस रवैये से सार्जेंट भी काफी खुश हो जाता है। दरअसल केज सार्जेंट की नजरें चुराकर भागने की फिराक में था। वो मौका भी उसे जल्द ही मिल जाता है। जब सभी सोल्जर्स पुशअप्स निकाल रहे होते हैं, तब केज सार्जेंट की नजरों से बचकर वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो इस कोशिश में ट्रक के नीचे आ जाता है। पर हमेशा की तरह वो वापस फिर जीवित हो उठता है और दोबारा कोशिश करता है। कई कोशिशों के बाद अंततः वो वहां से निकलने में कामयाब हो ही जाता है। उसके बाद केज सीधा रीटा के ट्रेनिंग कैंप पर जाता है, जहाँ पर रीटा कड़ी मेहनत से ट्रेनिंग कर रही थी। उस वक्त रीटा केज को बिल्कुल नहीं जानती थी, पर जब केज रीटा की जंग में कही गई बातों को दोहराता है, तो रीटा बिना समय गवाए उसे लेकर अपने एक वैज्ञानिक दोस्त डॉक्टर कार्टर के खुफिया अड्डे पर ले जाती है। डॉक्टर कार्टर एक फिजिसिस्ट और माइक्रोबायोलॉजिस्ट था और उसने इन एलियंस पर काफी रिसर्च कर रखी थी। जान पहचान होने के बाद कार्टर केज को एलियंस की अविश्वसनीय खूबियों के बारे में बताता है। कार्टर बताता है कि हम जिन एलियंस की सेना से लड़ रहे हैं, उनमें दरअसल 3 तरह के एलियंस हैं और तीनों एलियंस एक दूसरे से मानसिक रूप से जुड़े हुए हैं, जैसे कि ये सारे एलियंस एक ही शरीर के अंग हों। युद्ध भूमि पर मिलिट्री जिनसे लड़ रही है, वे साधारण सैनिक हैं, जिन्हें ड्रोन्स कहा जाता है। इनके बाद आते हैं अल्फा एलियन। करीब 60 लाख ड्रोन्स में एक अल्फा एलियन होता है। वो इन ड्रोन्स का सेनापति होता है और सारे ड्रोन्स को युद्ध के इंस्ट्रक्शंस देता है। अगर अल्फा एलियन मारा जाता है, तो उसके अंडर लड़ने वाले ड्रोन्स बिना इंस्ट्रक्शंस के बेकार हो जाएंगे। इन दोनों एलियंस के ऊपर आता है ओमेगा एलियन। ओमेगा एलियन के पास समय को कंट्रोल करने की अद्भुत शक्ति होती है। जब भी कोई अल्फा एलियन मरता है, तो मानसिक शक्ति से जुड़े होने के कारण ओमेगा तक इसका सिग्नल पहुंच जाता है और ओमेगा उसे बचाने के लिए दिन को 24 घंटे पीछे से शुरू कर देता है, यानी उस दिन को रिसेट कर देता है। जब भी दिन रिसेट होता है, तब किसी को भी पिछले दिन का कुछ भी याद नहीं रहता, सिर्फ अल्फा और ओमेगा को छोड़कर। इन दोनों को पिछले दिन का सब कुछ याद रहता है, यानी कि इन्हें पता होता है कि इनके साथ आगे 24 घंटों में क्या होने वाला है और पिछले दिन की गलतियों से सीखकर ये दोनों अगली युद्ध नीति बनाते हैं। इसी वजह से ये एलियंस कभी जंग नहीं हारते थे। कार्टर आगे बताता है कि केज ने पहली बार जंग में जिस एलियन को बम से उड़ाया था, वो कोई साधारण एलियन नहीं था, बल्कि वो भी एक अल्फा ही था। मरने से पहले केज के शरीर ने अल्फा के खून को सोख लिया था, जिससे अब केज अल्फा बन गया है।
इतना ही नहीं, केज ने उस अल्फा को रिप्लेस करके उसकी जगह ले ली थी, इसीलिए केज के मरने पर भी ओमेगा दिन को वापस शुरू कर देता था। रीटा को ये सब इसलिए पता था क्योंकि उसके साथ भी पहले वो सब हो चुका है जो अभी केज के साथ हो रहा है। उसी की बदौलत वो अकेले ही सैकड़ों एलियंस को मार पाई थी और इंसानों को पिछली जंग में जीत दिला पाई थी। लेकिन उस जंग में वो घायल हो गई थी। तब डॉक्टर्स ने उसे दूसरे इंसान का खून चढ़ा दिया था, जिससे उसकी शक्ति भी चली गई। ये सुनकर केज के मन में सवाल उठता है कि जब एलियंस को पहले से ही संभावनाओं का पता होता है तो फिर वो पिछली बार जंग में कैसे हार गए थे। इस पर रीटा बताती है कि एलियंस उस जंग में जानबूझकर हारे थे ताकि इंसानों को ये लगे कि वो ये जंग जीत रहे हैं। इस जोश में इंसान होश को बैठेंगे और एलियंस को हराने के लिए अपनी पूरी ताकत से हमला करेंगे, जिससे एलियंस को एक ही बार में इंसानों की पूरी ताकत का पता चल जाएगा और वो उसके अनुसार रणनीति बनाकर एक ही युद्ध में इंसानों की कमर तोड़ देंगे और फिर वो पृथ्वी पर अपना राज कायम कर लेंगे। अब तक तो सब कुछ एलियंस की सोच के मुताबिक ही चल रहा है। ये सुनकर केज दंग रह जाता है। उसके बाद रीटा और कार्टर केज को अपना प्लान समझाते हैं। वो कहते हैं कि अगर उन्होंने ओमेगा को खत्म कर दिया तो उससे सारे एलियंस भी निष्क्रिय हो जाएंगे। लेकिन मुश्किल ये है कि ओमेगा कहाँ छुपा हुआ है ये कोई नहीं जानता। इस पर केज कहता है कि उन्हें ये बात जनरल को बतानी चाहिए ताकि वो भी ओमेगा को खत्म करने में उनकी मदद कर सके। इस पर रीटा कहती है कि अगर केज ने ये बात जनरल या किसी और को बताने की कोशिश की तो या तो वे लोग उसे पागल खाने में डाल देंगे या फिर उस पर एक्सपेरिमेंट करने हेतु उसे साइंस लैब में भेज देंगे, क्योंकि वो ये पहले ही करके देख चुकी है। सिर्फ एक डॉक्टर कार्टर ही था जिसको रीटा की इस बात पर विश्वास हुआ था। उसने भी उसकी एलियंस थ्योरीज जनरल को बताने की कोशिश की थी, लेकिन जनरल ने उसे पागल साइंटिस्ट घोषित कर उसे काम से निकाल दिया था। इसी वजह से उसे यहाँ मशीन रिपेयर करने का काम करना पड़ रहा है। रीटा आगे कहती है कि किसी को कुछ भी बताने से अच्छा है कि केज अपनी इस शक्ति से ओमेगा को ढूंढने में उनकी मदद करे। केज उनसे पूछता है कि वो किस तरह से उनकी मदद कर सकता है। इस पर रीटा बताती है कि जल्द ही ओमेगा को पता चल जाएगा कि केज उसकी शक्ति का इस्तेमाल कर रहा है और वो अपनी मानसिक शक्ति से केज को ढूंढने की कोशिश करेगा ताकि वो उसे मार सके। पर जब वो केज को ढूंढने की कोशिश करेगा तब केज को भी कुछ विजन आएंगे जिसमें केज को भी ओमेगा की लोकेशन पता चल जाएगी। रीटा आगे कहती है कि वो विजन आने तक केज को हर रोज मरना होगा। फिर जब केज को ओमेगा की लोकेशन का पता चल जाए तब उसे रीटा को वहां तक ले जाना होगा ताकि रीटा उसे खत्म कर सके। इसी बीच रीटा केज को यह हिदायत भी देती है कि केज को जंग के मैदान में कभी भी घायल नहीं होना है, क्योंकि अगर उसके अंदर से अल्फा का सारा खून निकल गया तो वो अपनी शक्तियां खो देगा। पूरी बात सुनने के बाद केज रीटा की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर रीटा केज को लड़ाई की ट्रेनिंग देना शुरू कर देती है ताकि केज ट्रेन होकर रीटा को ओमेगा तक ले जा सके। हालांकि ट्रेनिंग के दौरान केज न जाने कितनी बार घायल होता है और एलियंस का खून उसके शरीर से निकल न जाए, इसलिए रीटा हर बार केज को मौत की नींद सुलाती है। इस तरह कई बार मरने के बाद केज को आखिरकार वो विजन आ ही जाता है जिसमें वो एक डैम के अंदर ओमेगा को देखता है। तभी कार्टर भी अपने डेटाबेस से उस डैम की लोकेशन का पता लगा लेता है, लेकिन वो डैम उनसे इतना दूर होता है कि हर बार वहां पहुंचने से पहले ही केज और रीटा मारे जाते हैं। लेकिन वो दोनों हार नहीं मानते और अगले दिन एक कड़ी ट्रेनिंग और प्लान के साथ वे फिर उस डैम की तरफ निकलते हैं। इस तरह केज इतना ट्रेन हो जाता है कि वो मैदान जंग को अकेले ही कई सौ एलियंस के खून से सींच देता है। हालांकि इसके बावजूद भी वो कभी ओमेगा तक नहीं पहुंच पाता। इससे परेशान होकर एक बार तो केज जंग में जाने के बजाय मिलिट्री कैंप से बहुत दूर लंदन शहर में भाग जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप एलियंस वो जंग जीत जाते हैं और लंदन पर हमला बोल देते हैं, जिसमें वहां मौजूद केज की भी जान चली जाती है और वो दिन फिर से रिसेट हो जाता है। केज उसके जंग से भागने का परिणाम देख चुका था, इसलिए केज और भी ज्यादा लगन से ट्रेनिंग में जुट जाता है। फिर कई और कोशिशों के बाद अंततः वो रीटा के साथ मैदान जंग से निकलने में कामयाब हो ही जाता है। तभी थोड़ी और दूर जाते ही उनकी गाड़ी के पेट्रोल के साथ साथ उनकी सूट की बैटरी भी खत्म हो जाती है, पर किस्मत से उन्हें एक हेलीकॉप्टर मिल जाता है। उसे देख रीटा का हौसला बढ़ जाता है। वे दोनों उस हेलीकॉप्टर की चाबी ढूंढने लगते हैं। इसी बीच केज देखता है कि रीटा ने खुद को इस मिशन में इस तरह से समर्पित कर दिया था कि उसे अपने गंभीर जख्म का भी ख्याल नहीं रहा। लेकिन अब केज रीटा का दर्द महसूस कर सकता था, क्योंकि हर रोज उसके साथ जीने और मरने की वजह से वो उससे प्यार करने लगा था। वो उसके जख्म पर मरहम लगाता है और उसे कहता है कि अब जब उनके पास अपनी सुरक्षा के लिए कोई भी हथियार नहीं बचा है तो उन्हें आगे जाने के बजाय इस मिशन को रोककर पास ही एक फार्म हाउस पर चलना चाहिए जहाँ वो कुछ देर साथ बिता सके। लेकिन ये सुनते ही रीटा अपनी बंदूक निकाल लेती है। वो केज को मारकर दिन फिर से शुरू करने ही वाली होती है कि तभी केज के सिर से फ्लर्टिंग का भूत उतर जाता है और वो चुपचाप हेलीकॉप्टर की चाबी ढूंढने लगता है। इसी बीच जब केज रीटा के लिए कॉफी बनाता है तब कॉफी में चीनी डालने का वक्त आता है। तब केज बगैर रीटा से पूछे कॉफी में 3 चम्मच चीनी डालता है। ये देख रीटा अंदाजा लगा लेती है कि केज और रीटा यहाँ तक पहले भी कई बार पहुंच चुके हैं। रीटा का ये अंदाजा बिल्कुल सही साबित होता है। दरअसल हेलीकॉप्टर की चाबी तो केज ने ही छुपा कर रखी थी, क्योंकि वे दोनों कई बार यहाँ तक पहुंच चुके थे और उस हेलीकॉप्टर से जाने की कोशिश कर चुके थे। लेकिन जब भी रीटा हेलीकॉप्टर को स्टार्ट करती थी तो वहाँ छुपे कई सारे एलियंस उन पर अटैक करके रीटा को मार देते थे। केज ने रीटा को बचाने की कई बार कोशिश भी की थी, लेकिन हर बार वो इसमें नाकाम हुआ था। अगर रीटा के मरने के बाद वो ओमेगा को मारने में सफल हो जाता है तो वो दिन रिसेट नहीं होगा और रीटा हमेशा के लिए मर जाएगी। इसीलिए केज रीटा को एक सुरक्षित जगह पर छोड़कर अकेले ही इस मिशन को पूरा करना चाहता था ताकि वो रीटा को जिंदा रख सके। लेकिन रीटा मिशन से पीछे हटने से इनकार कर देती है
और केज से चाबी लेकर हेलीकॉप्टर स्टार्ट कर देती है। फिर होता वही है जैसा केज ने बताया था। एलियन के अटैक से रीटा और केज दोनों ही मारे जाते हैं। फिर अगली बार जब केज वापस जीवित होता है तो वो अकेले ही उस मिशन को पूरा करने निकल पड़ता है, ताकि मिशन के पूरा होने के बाद भी वो रीटा को जिंदा रख सके। केज हर चुनौतियों को पार करके अंततः डैम तक पहुंचने में कामयाब हो ही जाता है। लेकिन जब वो उस जगह पहुंचता है जहां उसने ओमेगा को देखा था, तब उसे पता चलता है कि ओमेगा तो वहां है ही नहीं। केज को ये समझते देर नहीं लगती कि ये एक ट्रैप है। ओमेगा ने केज को जानबूझकर गलत विजन दिखाकर यहाँ बुलवाया था। तभी इतने में ही एक अल्फा अपने एक सैनिक के साथ वहाँ पहुंच जाता है और केज पर हमला कर देता है। केज आत्महत्या करने की कोशिश करता है ताकि वो दिन को रिसेट कर सके, लेकिन अल्फा उसकी बंदूक को उसके हाथों से छुड़ा देता है। इसके बाद वो अल्फा केज को जख्मी कर देता है ताकि अल्फा का सारा खून केज के अंदर से पूरी तरह निचुड़कर बाहर आ जाए। लेकिन तभी केज को बचने का एक रास्ता दिखाई देता है। वो तुरंत पानी के पाइप्स के नीचे घुस जाता है, जिससे उस पर एलियन के अटैक करते ही पानी की पाइप फट जाती है और वो डैम पानी से भर जाता है। उसी में डूबकर केज की मौत हो जाती है और दिन वापस शुरू हो जाता है। दिन वापस शुरू होने पर केज सीधा रीटा और कार्टर के पास जाता है और उन्हें ओमेगा द्वारा रचे गए ट्रैप के बारे में बताता है। एलियन के ट्रैप के बारे में जानकर तो रीटा और कार्टर के भी होश ही उड़ जाते हैं। हालांकि उनके पास अब भी ओमेगा की लोकेशन पता लगाने का एक रास्ता बचा हुआ था, और वो रास्ता था कार्टर द्वारा बनाई गई एक ट्रांसपोंडर डिवाइस, जिसे किसी अल्फा के शरीर में लगाने पर उस अल्फा से एक सिग्नल ऑटोमेटिकली ओमेगा तक पहुंच जाता है, जिसके जवाब में ओमेगा वापस अल्फा को एक सिग्नल भेजेगा जो उसे विजन के रूप में दिखाई देगा, और उस विजन में उसे ओमेगा की लोकेशन दिखाई देगी। अब जबकि केज भी एक अल्फा था, तो वे लोग केज पर उस डिवाइस का इस्तेमाल करके ओमेगा की लोकेशन पता कर सकते थे। लेकिन मुश्किल ये थी कि जब जनरल ने कार्टर को पागल करार करके उसे काम से निकाल दिया था, तब उस डिवाइस के कुछ हिस्से जनरल ने अपने पास रख लिए थे। इसलिए अब केज और रीटा वो डिवाइस जनरल से वापस लाने के लिए उसके हेडक्वार्टर की तरफ निकल पड़ते हैं। इसके लिए केज को कई बार अपनी बलि चढ़ानी पड़ती है, लेकिन अंततः वे दोनों चोरी छुपे जनरल के ऑफिस के अंदर घुस ही जाते हैं और उस पर अपनी बंदूक तान देते हैं। इसके बाद केज जनरल को सच्चाई से अवगत कराने के लिए उसके सामने कुछ भविष्यवाणी करता है। जनरल देखता है कि उसके साथ तो वही सारी चीजें हो रही थी जैसे कि केज ने बताया था। ये देख जनरल भौचक्का रह जाता है। उस वक्त बंदूक की नोक पर होने के कारण जनरल केज को कार्टर की डिवाइस दे तो देता है, पर वो अब भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आता और केज और रीटा के ऑफिस से निकलते ही उनके पीछे अपनी सारी पलटन भिड़ा देता है। वे दोनों उनसे बचने के लिए एक कार में भागने लगते हैं। इसी बीच रीटा देरी न करते हुए केज की जांघ में वो डिवाइस घुसेड़ देती है, जिससे केज को एक विजन आता है और अब उसे ओमेगा की असली लोकेशन का पता चल जाता है। ओमेगा पेरिस के द लूवर म्यूजियम के नीचे पानी की गहराइयों में था। तभी एक एक्सोसूट पहना सैनिक उनकी कार पर घुसा मारकर एक ही झटके में उसका कचूमर बना डालता है। उस झटके से केज और रीटा दोनों ही घायल हो जाते हैं। इस बार जब केज की आंखें खुलती हैं, तो वो खुद को एक अस्पताल की बेड से बंधा हुआ पाता है, जहां डॉक्टर्स उसे बचाने के लिए उसे खून चढ़ा चुके थे, जिस कारण अब केज की शक्ति भी शायद जा चुकी थी। तभी रीटा वहां आकर किसी तरह केज को उस अस्पताल से बाहर निकाल लेती है। अब केज और रीटा के पास ओमेगा की लोकेशन तो थी, लेकिन केज की शक्ति चले जाने की वजह से वे ओमेगा को मारने की सारी उम्मीद ही खो चुके थे, क्योंकि ओमेगा पेरिस में था और बिना किसी की मदद के वे ना तो जल्दी पेरिस पहुंच सकते थे और ना ही ओमेगा को मार सकते थे। इस पर केज कहता है कि वो कुछ ऐसे लोगों को जानता है जो उनकी मदद कर सकते हैं, और वो है टपोरियों की पलटन यानी कि जे स्क्वाड। ये बताकर केज जे स्क्वाड के पास जाता है और उनके सामने कुछ भविष्यवाणी करता है। केज उन्हें ये भी बताता है कि कल वे सब मारे जाएंगे, पर अगर आज उन्होंने केज का साथ दिया तो वे लोग ओमेगा को मारकर ये जंग जीत सकते हैं। ये सुनने के बावजूद भी वे लोग केज का साथ देने से इनकार कर देते हैं, क्योंकि भले ही केज उनसे सैकड़ों बार मिल चुका हो, लेकिन वे लोग तो उससे आज सुबह ही मिले थे। पर तभी रीटा को केज के साथ देखकर उनके अंदर भी देशभक्ति जाग उठती है और वे सभी अपने हथियार लेकर केज के साथ ओमेगा को इस धरती से मिटाने निकल पड़ते हैं। बदकिस्मती से उनके म्यूजियम के करीब पहुंचते ही एलियंस उनके प्लेन पर हमला कर देते हैं, जिससे उनका प्लेन क्रैश होकर जमीन पर गिर जाता है। उस क्रैश में जे स्क्वाड के आधे सिपाही वहीं ढेर हो जाते हैं, पर केज और रीटा उस क्रैश में बच जाते हैं। वो ओमेगा अब भी उनसे काफी दूर म्यूजियम के अंदर पानी की गहराई में था। अब केज के पास उस तक पहुंचने का सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, उस क्रैश हुए प्लेन का इंजन स्टार्ट करके प्लेन को जमीन पर ही चलाते हुए वहां तक ले जाए। और उन्हें पता था कि प्लेन के स्टार्ट होते ही एलियंस उन पर फिर से अटैक करेंगे। यहाँ पर जे स्क्वाड के घायल सिपाही भी केज का पूरा साथ देते हैं। जब प्लेन के स्टार्ट होने पर एलियंस केज और रीटा की तरफ बढ़ते हैं, तो जे स्क्वाड के 2 सिपाही अपनी जान की कुर्बानी देकर कुछ एलियंस को मार गिराते हैं और एक बचा हुआ सिपाही प्लेन में रहकर केज और रीटा की रक्षा करते हुए शहीद हो जाता है। इस तरह केज और रीटा उन एलियंस का सामना करते हुए अंततः उस पिरामिड तक पहुंच ही जाते हैं, जिसके अंदर पानी की गहराई में वो ओमेगा छुपा हुआ था। लेकिन केज और रीटा के लिए असली मुसीबत तो अब शुरू होने वाली थी, क्योंकि एक अल्फा अपने ओमेगा की रक्षा करने वहां पहुंच चुका था। वैसे तो अब केज और रीटा दोनों ही मरने वाले थे, इसीलिए वो दोनों एक प्लान बनाते हैं, जिसमें रीटा केज को आखिरी बार अलविदा कहकर उस अल्फा का ध्यान भटकाने चली जाती है, जिससे केज को ओमेगा तक जाने का मौका मिल जाता है। केज ग्रेनेड्स लिए भागता हुआ पानी में कूद जाता है और ओमेगा की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन बदकिस्मती से उसके ओमेगा तक पहुंचने से पहले ही वो अल्फा रीटा को मौत के घाट उतार देता है और केज को मारने तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगता है।
केज अपने ग्रेनेड्स ओमेगा पर फेंकने के लिए उसके पिन निकाल ही रहा होता है कि तभी अल्फा अपने पंजे केज के शरीर के आर पार कर देता है, जिससे ग्रेनेड केज के हाथों से छूटकर ओमेगा पर गिरने लगते हैं। तभी केज अल्फा को दिखाता है कि उसने तो सारे ग्रेनेड्स के पिन पहले ही निकाल दिए थे। ये देखकर अल्फा बौखला जाता है। वो ग्रेनेड्स ओमेगा पर गिरते ही एक जोरदार धमाका होता है, जिससे ओमेगा के परखच्चे उड़ जाते हैं। ओमेगा के मरते ही धरती पर मौजूद सारे एलियंस भी निष्क्रिय हो जाते हैं। फिर अंत में हम देखते हैं कि केज का मृत शरीर ओमेगा के खून को सोखने लगता है। अगले ही पल जब केज की आंख खुलती है तो वो खुद को हेलीकॉप्टर में पाता है। केज वापस उस वक्त में पहुंच गया था जब वो पहली बार जनरल से मिलने हेलीकॉप्टर से हेडक्वार्टर आ रहा था। हेलीकॉप्टर से उतरकर जब वो हेडक्वार्टर पहुंचता है तो पाता है कि सारे अफसर टीवी पर न्यूज देख रहे थे, जिसमें जनरल अपने भाषण में बता रहे थे कि आज सुबह ही पेरिस में एक चकाचौंध रोशनी हुई थी, जिसके बाद एलियंस एकदम निष्क्रिय हो चुके हैं और अब इंसानों के लिए ये युद्ध जीतना बाएं हाथ का खेल हो चुका है। ये सुनकर केज भी हैरान रह जाता है। इसके बाद वो यूडीएफ के मिलिट्री बेस पहुंचता है और रीटा से मिलने जाता है। रीटा उसे नहीं पहचानती और उसे क्या काम है ये पूछती है। रीटा का ये सवाल सुनकर केज कुछ नहीं कहता, बस जीत की एक मुस्कान उसके